नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दादी स्वागत करती हूँ आपका जीने स्टडी क्लासेस पे। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमने सामान्य विज्ञान आरपीसी पर्सनल स्कूल लेक्चर के जनरल साइंस सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ये कोर्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डे 1 से डे 24 तक की क्लास में कंप्लीटली अरेंज्ड मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जाकर आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएगी। डन। अब हमने जब क्लासेस कर लिए, थ्योरी कर ली, तो हमको इसकी प्रैक्टिस करना एमसीक्यूज की बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इसकी एमसीक्यूज की सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको 4 टॉपिक करवा चुकी हूँ। यानी भौतिक विज्ञान के चारों टॉपिक हो गए। नया टॉपिक जो हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं, विद्युत और ध्वनि, वो भी हो चुका है। और 2 पुराने टॉपिक थे जो भौतिक विज्ञान के, वो भी हो चुके। टोटल 4 हो गए। आज हम करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का टॉपिक, जो है परमाणु और अणु। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये टॉपिक एक तरह से वन शॉट रिविजन भी है आपके लिए, तो बहुत यूजफुल है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसके न्यू एमसीक्यूज है प्लस पीवाईक्यू भी है कुछ इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक मोल निम्न में से किसे प्रदर्शित नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ, इस लाइन पे आपको ध्यान देना, इस वर्ड पे, कि नहीं करता ऑप्शन पूछा है। अब एक मोल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिवीजन बता दूं थोड़ा सा कि एक मोल एक्चुअली होता क्या है। तो एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण, है ना। अब वो कण कुछ भी हो सकते हैं। वो कण परमाणु के भी हो सकते हैं, वो कण अणु के भी हो सकते हैं, वो कण आयन के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है पूछा किसके लिए। अगर आपको एक मोल परमाणु के लिए पूछा है तो यहाँ पर ये जो डिजिट है इसके आगे परमाणु लिख देंगे, यानी इतने परमाणु होंगे इसमें। अगर एक मोल अणु पूछा है तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? अणु। अगर एक मोल आयन के लिए पूछा है तो इसके लिए आगे आयन लिख देंगे। तीनों ही चीजें सही है। सेम इसके साथ ही किसके बराबर होता है कि जो परमाणु अणु या आयन दे रखा उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर। मोलर द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं? ये ग्राम आणविक द्रव्यमान, क्योंकि ये किसमें होता है? ग्राम में होता है। यानी जो आणविक द्रव्यमान होता है ना किसी भी परमाणु का, अणु का, जो खुद का द्रव्यमान होता है उसके आगे ग्राम लगा दो तो वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कैसे? जैसे कार्बन का क्या है? 12 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ये मैं आपको थ्योरी क्लास में बता चुकी हूँ। थ्योरी क्लास में ये वीडियो देखने से पहले अगर आप थ्योरी क्लासेस देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरी क्लासेस आपको मेरी चैनल पे दी होगी इसी टॉपिक के नाम से, परमाणु और अणु। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीक्वेंस में मिलेगी सारी क्लासेस, उसमें ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था उस वक्त कि कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 16। इसके आगे अगर मैं AMU लगाऊं तो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इसका, कार्बन का खुद का। हाइड्रोजन के आगे, 1 के आगे AMU, तो इसका बन जाएगा परमाणु द्रव्यमान। पर इस AMU की जगह मैं ग्राम लगा दूं, यानी कार्बन के 12 ग्राम, अब ये किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर। इसके हाइड्रोजन का 1 ग्राम बोलो तो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर। ऑक्सीजन का 16 ग्राम बोलो तो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर। यानी जब ग्राम लग जाता है परमाणु द्रव्यमान के आगे, उसी को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो जो भी परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। तो कुल मिला के ये तीनों चीजें जो होती है वो सेम होती है ना। अब आप जो मोलर द्रव्यमान है वो 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल होगा वो इतने कण के बराबर होगा। ये तीनों सीक्वेंस में चलती है। अब क्वेश्चन हमको क्या पूछा है? हमको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन मोल को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखो, नीचे से शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि मोलर द्रव्यमान हमको यहाँ बताया हमने। डी देखते हैं। ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर बिल्कुल होता है, क्योंकि ये मोलर द्रव्यमान है, ये मोल को प्रदर्शित करता है। अब ये एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि जब कण जो होते हैं ना वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इसको इस तरह लिखा जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। बट यही अगर गैस फॉर्म में हो तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर गैस के बराबर। और STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। ठीक है। 22.4 लीटर। ये NCERT में नहीं दिया हुआ, पर मैंने एडिशनल लिया है, इनकेस क्वेश्चन आता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो अगर गैस फॉर्म में है ये, तो ये 1 मोल इसके बराबर होगा। और आयन के बराबर तो है ही, मैंने आपको कहा आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी। इसके बराबर नहीं, इसके बराबर, क्योंकि परमाणु इकाई द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये एक अलग चीज होती है। इसको लिखते हैं AMU ऑब्लिक म्यू। ये होता है परमाणु का द्रव्यमान, है ना। ये मोल को प्रदर्शित नहीं करता है। परमाणु द्रव्यमान के में अगर ग्राम हो, यानी ग्राम हो ये लिखा हुआ आगे, तो फिर ये प्रदर्शित कर सकता है। बट ये नॉर्मल परमाणु द्रव्यमान है जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये किसके बराबर नहीं होता है? 1 मोल के बराबर नहीं होता है। कुल मिला के मुझे आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा बतानी थी कि 1 मोल में क्या क्या आ सकता है। ये तीनों आ सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन के ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर नहीं है? सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिया इन्होंने, ग्राम आणविक द्रव्यमान। देखो, अब पीछे भी दे रखा था ग्राम आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। जो दिया हुआ होता है वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। मैं अब इस चीज को वापस यहाँ लिख देती हूँ एक बार आपके लिए, कि आप अगर यहाँ पे लिखें ग्राम आणविक द्रव्यमान, या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोलर द्रव्यमान, है ना, एक ही बात है।
किसके बराबर, 1 मोल के बराबर, और 1 मोल किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 कण के बराबर। वो कण अणु परमाणु या कुछ भी हो सकते हैं। अब याद रखना इनडायरेक्टली ये भी इक्वल एक तरह से है ना, ये तीनों इक्वल है तो मतलब ये भी इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल है। तो अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके बराबर नहीं है। अब देखो ये जो ग्राम आणविक द्रव्यमान है वो 1 मोल के बराबर है, बिल्कुल है, यहाँ लिखा हुआ है। ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन अणु के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके अणु के बराबर है, बिल्कुल है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में मैंने गैस लिखना भूल गया, बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ था हाइड्रोजन गैस क्या ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन परमाणु है या अणु है। हाइड्रोजन गैस लिखा होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पर क्या है, अणु है एक तरह से, परमाणु नहीं। परमाणु होता तो ओनली H परमाणु बोलते हैं, ओनली एक सिंगल होता है उसको हम परमाणु बोलते हैं। 2 H हो गए तो ये अणु बन गया एक तरह से, ठीक है। तो इसके बराबर भी होता है मोल, होता है, मैंने कहा था अगर 1 मोल अणु के लिए पूछा तो यहाँ पे आगे अणु आ जाएगा, तो यहाँ अणु आ गया। अब ये देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन, बिल्कुल है हाइड्रोजन के, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन में 1 ग्राम होता है, अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 + 1 यानी 2 ग्राम हो जाएगा, डन। तो ये इसके बराबर भी होता है, तो किसके बराबर नहीं होता है, इसका आंसर होगा ये, इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ आगे परमाणु दे रखा है, अणु नहीं। तो अगर अणु के बारे में पूछा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होगा, परमाणु के बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट चलते हैं, सही युग्म चुनिए। मैंने आपको इसमें टॉपिक में बताया था कि हमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तो ये उसका क्वेश्चन है। अब देखिए Ca के पास क्या होता है, +2, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, -2, यहाँ पर सॉरी ये नहीं लिखना, ठीक है। अब ये एक दूसरे के जो 2 से 2 कट जाते हैं तो क्या बनता है, CaO बनता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर यही रॉन्ग हो गया। अब ये देखो ये वाला लेते हैं अगर अपन, Na के पास क्या होता है, ओनली प्लस, O के पास क्या होता है 2-। अब ये जो 2 है वो किसके पास चला जाएगा, Na के पास, तो क्या बन जाएगा Na2, और इसका 1 + है 1 इसके पास जाएगा तो सेम O ही रहेगा, इसका क्या कुछ, तो ये क्या बनेगा Na2O। तो ये आंसर ये भी नहीं होगा, ये सही नहीं है ये भी। अब नेक्स्ट चलते हैं इस पे MgO2। देखो Mg जो है, Mg में क्या बनता है +2, ऑक्सीजन में होता है 2-, सेम ये कटेंगे तो बनेगा MgO, ये नहीं बनेगा Mg2। अब ये लेते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम की होती है 3+, ऑक्सीजन की क्या होती है 2-। अब ये 2 किस पे लगेगा, Al पे, तो Al क्या बन जाएगा 2, और ये 3 किस पे लगेगा, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के नीचे आएगा 3, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये भी डिटेल में मैंने थ्योरी क्लास में बताया, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपको, थ्योरी क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एज ए रिवीजन क्लास है ना, आप थ्योरी क्लास देख के क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। नेक्स्ट चलते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब निम्न में से क्या नहीं बदलता है। फर्स्ट है आयतन, द्रव्यमान, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने पढ़ा था रसायन ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें हमने बोला था कि किसी भी अभिक्रिया के पहले और बाद में उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इनमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मोल दिए गए अलग अलग, सबके अलग अलग मोल है, इसमें से हमको बताना किसका द्रव्यमान अधिक है। तो आपको पता है कि मोल और द्रव्यमान का रिलेशन क्या है कि 1 मोल बराबर क्या होता है, उसका जो ग्राम अणु द्रव्यमान है ना, ग्राम अणु द्रव्यमान कहो, ग्राम अणु द्रव्यमान कहो या मोलर द्रव्यमान कहो, है ना, एक ही बात है, ठीक है। मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, ये एक ही बात होती थी, ये होता है 1 मोल के बराबर। तो अब इसका फिलहाल इसका कितना होगा, एक इसका खुद का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो होगा C12H22O11 का होता है, मुझे याद है ऐसे 342 ग्राम ये होता है। इसको निकाल के भी मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ। देखो कार्बन का खुद का एक्चुअली नॉर्मल कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और ये 12 है कार्बन ही, तो उसको 12 से इंटू करेंगे तो 144 आ जाएगा। सेम एज हाइड्रोजन का 1 होता है, अभी 22 हाइड्रोजन है तो उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और क्योंकि 11 ऑक्सीजन है तो इंटू कर देंगे 11 से, तो कितना आएगा 176। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 342। अब 342 ग्राम जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर, पर हमको यहाँ पे 0.2 मोल लिया है, तो हम इसको क्या करेंगे 0.2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है 1 मोल की वैल्यू अगर क्या है 342 ग्राम है, ठीक है, तो 0.2 मोल की वैल्यू कितनी होगी, तो 342 इंटू 0.2 कर देंगे, आंसर अपना आएगा 68.4 ग्राम, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट का ऑप्शन हमारे पास निकला द्रव्यमान वो कितना निकला 68.4। इसी तरह हम सबके निकालेंगे ना, मैं इसका फिलहाल यहाँ ऊपर इसके साथ ही लिख देती हूँ 68.4 ग्राम, डन।
अब हम आगे चलते तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम इसको, ताकि हम दूसरे का भी कर सकें। ये हमने फर्स्ट का कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट का करने के बाद हम सेकंड का लेते हैं यहाँ पर। अब सेकंड इसका लेते हैं 0.2 मोल CO2, देख सॉरी 2 मोल CO2 है, 0.2 नहीं, तो 2 मोल CO2 है। अब मुझे बताइए कि 1 मोल CO2 अगर होती है, यहाँ पे 2 नहीं करते, चलो 1 मोल CO2 किसके बराबर होती है, इसके द्रव्यमान के बराबर होती है। तो कार्बन का कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन है तो मैं 16 + 16 लिख दूँ 2 ऑक्सीजन के लिए, तो ये आ जाएगा आंसर आपके 44 ग्राम, ठीक है। अब ये 1 मोल के बराबर, 2 मोल हो गए तो कितना होगा, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे, सिंपल, तो 88 ग्राम आ गया, डन। ये इसका आंसर क्या है अपने पास 88 ग्राम। पास पास चलते थोड़ा सा। अब नेक्स्ट थर्ड का करते हैं अपन एक बार। थर्ड में देखो क्या है 2 मोल CaCO3। अब आपको CaCO3 का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। CaCO3 इसका Ca का यानी कैल्शियम, ये कैल्शियम का होता है 40, यहाँ कार्बन है इसका होगा यहाँ पे 12 और ऑक्सीजन 3 है, तो मैं लिख दूँ 16 + 16 + 16। इन सबको आप जोड़ोगे तो आंसर आपके आएगा 100 ग्राम। ये तो है 1 मोल के बराबर, इसके 1 मोल के बराबर कितना है 100 ग्राम। ये अब हमको पूछा 2 मोल, तो जैसे इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 ग्राम, इसका भी आ गया। अब 10 मोल H2O, 10 मोल H2O के लिए H2O का जो होता है आप निकाल के देख लेना, 18 ग्राम होता है, ठीक है, 1 मोल का। अब यहाँ 10 मोल लिखे हैं तो इंटू 10 कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 ग्राम। तो किसके बराबर है ये 180 ग्राम के। तो अब देखो सबसे ज्यादा किसका निकला है यहाँ पर, यहाँ सबसे ज्यादा निकला है ये 200 ग्राम, यानी इसका 2 मोल CaCO3 का, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है। यहाँ पर सेम वापस पूछा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, याद रखना अब ये ग्राम नहीं है, सिंपल परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो ग्राम होते तो मोल के बराबर होता है, ये नॉर्मल परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो मैंने आपको बताया था जो परमाणु इकाई द्रव्यमान होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, ये C12 समस्थानिक का 1/12 भाग। ये मैंने आपको बताया था जैसे हम कोई चीज तोलने के लिए बाट का यूज करते हैं वेट के लिए, उसी तरह परमाणु इकाई द्रव्यमान एक रेफरेंस द्रव्यमान है, यानी हमने एक्चुअली उसको कहीं किसी से तोल के हम कैसे निकालेंगे जब तक हमारे पास कोई तोल ही नहीं होगा। तो हमने उस तोल को ये बनाया एक तरह से, C12 समस्थानिक का 1/12 भाग है, उसको हमने 1 AMU लिया है। अब इसी के हिसाब से हम 2, 3, 4, 5, 10, 15 AMU करते हैं ना, उसको लेते हैं। तो ये जो इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस क्या है, ये है। तो परमाणु इकाई द्रव्यमान किसके बराबर होती है, C12 समस्थानिक के बराबर होती है। याद रखना किसी भी तत्व का परमाणु इकाई द्रव्यमान एक्चुअली हम उसको फाइंड नहीं करते प्रैक्टिकली, हम उसको इसके बराबर मेजर करते हैं कि हमने इसको एक जो समस्थानिक का 1/12 भाग है इसको हमने 1 AMU मान लिया। जैसे हमारे पास 1 किलो के बाट को हमने स्टैंडर्ड माना कि इतना जो वजन होगा वो 1 किलो के बराबर होगा, माना, उसी तरह हमने इसको एक मान लिया, उसी के हिसाब से हम बाकी सारे द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर है किसी परमाणु का आणविक द्रव्यमान उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। बिल्कुल होता है, तो एकदम करेक्ट है। जैसे मैंने बताया था CO2 है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो इसके उपस्थित परमाणु, जैसे कार्बन का 12 लिया, ऑक्सीजन का 2 है तो 2 बार 16 लिया हमने, फिर इसको जोड़ा हमने तो 44 आया। तो इसके सारे जो परमाणु उपस्थित हैं उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर ही है, बिल्कुल है। तो ये कथन सत्य है। सेकंड है वास्तविक द्रव्यमान नहीं बल्कि सापेक्ष द्रव्यमान होता है जो एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसका 1/12 भाग होता है, वो हम रेफरेंस में यूज लेते हैं ना, वो वास्तविक द्रव्यमान सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में होता है। ये वास्तविक द्रव्यमान नहीं होता है, इसको हम उसके बराबर मानते हैं। तो ये क्या है, सापेक्ष द्रव्यमान है वो जो एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। ये भी करेक्ट, इसमें अब ये दोनों ही चीजें राइट है, यानी इसका कथन भी करेक्ट है और इसका कारण भी करेक्ट है। अब ये जो कारण है इसका, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि वास्तविक द्रव्यमान नहीं बल्कि सापेक्ष द्रव्यमान है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अणुओं का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसमें उपस्थित सारे परमाणुओं को हम जोड़ लेते हैं। जैसे ये सारे परमाणु थे, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इनको जोड़ लिया और इसका द्रव्यमान निकाल लिया। क्योंकि क्यों निकाल रहे ऐसा, क्योंकि सापेक्ष द्रव्यमान, इसका वास्तविक द्रव्यमान ये नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये कथन, ये ए भी राइट है, आर भी राइट है इसका, और इसके जो रीजन है इसका वो इसकी व्याख्या कर रहा है कथन का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो 22 ग्राम CO2 निकलता है। शेष अवशेष का द्रव्यमान कितना होगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक्चुअली क्या हुआ इसमें कि CaCO3 है, सॉरी, इसको हमने गर्म किया। केमिस्ट्री में गर्म करने का साइन यहाँ ऐसे लगाते, ठीक है। इसमें बना CO2 प्लस कुछ अवशेष बना। अब ये बोल रहा है कि जो CaCO3 है, सॉरी, ये कितना है, 50 ग्राम है। तो अब इसका दोनों का योग भी कितना होगा, इधर भी 50 ग्राम होगा। क्यों होगा ये 50 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद संरक्षित रहता है, सेम टू सेम रहता है, चेंज नहीं होता है।
तो अगर यहाँ 50 ग्राम है तो ये दोनों भी 50 ग्राम होंगे। तो इसमें से CO2 है वो 22 है, तो ये जो अवशेष है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नहीं, 50 में से 22 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो इधर भी 50 आ जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, आंसर है 28। देन आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। निम्न में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का समर्थन करता है। देखो, इसमें से समस्थानिकों निर्माण, संभारों का निर्माण, निश्चित अनुपात का नियम, या ग्रेफाइट और हीरा विभिन्न गुण दर्शाते हैं। तो आपको पता है कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के 2 नियमों की व्याख्या की थी। किसकी, एक तो निश्चित अनुपात का नियम, दूसरा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें हमारे पास क्या, निश्चित अनुपात का नियम, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। इसका आंसर है सी। डन, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणु अणु है। फर्स्ट है NePNiSi। ना आपको इसके नाम अगर याद है, जैसे नियोन है, फॉस्फोरस है, निकल है और सिलिकॉन है। अब इसके नाम भले आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुपरमाणु तत्व में आपको मैंने 2 चीजें बताई थी। फर्स्ट बताया था फास्फोरस, सेकंड बताया था सल्फर। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, इसकी होती है 8, और ये बहुत ही बार क्वेश्चन आए हुए इसके। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको ये पता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं, ये पता है नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि P जो है ये बहुपरमाणु तत्व है। तो 100% आंसर यही होगा। तो इसने पूछा यही है कि इनमें से कौन सा तत्व बहुपरमाणु तत्व अणु है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अणु बनाता है ना फास्फोरस, वो बहुपरमाणु बनाता है। 4 फास्फोरस मिलकर अणु बनाते हैं। और सल्फर होता है, उसकी परमाणुकता कितनी होती है, 8, यानी 8 सल्फर मिलकर एक अणु बनाएंगे। डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डन, फास्फोरस और सल्फर। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसका कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि अक्रिय गैसों में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। और कारण बोला है कि परमाणु को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहला कथन ही देखते हैं। अक्रिय गैसें क्या है, अक्रिय गैसें आपको बताया था मैं परमाणु की संरचना, कि परमाणु की संरचना में इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ये, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होता है। अष्टक नियम मैंने आपको बताया था। अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, ये कोश है, ये इस तरफ घूमते हैं नाभिक के चारों तरफ, ये कोश कहलाता है इनका। इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या स्थायी है, अब वो क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है प्रकृति में। बट जिसमें नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन, वो स्थायी नहीं है, तो वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। वो क्या करेंगे, वो अभिक्रिया करेंगे और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर वो स्थायी बनेंगे। डन, तो अब जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं उनको हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो अक्रिय गैसें परमाणु स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, परमाणु को देखा और महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। परमाणु को आंखों से देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, इवन माइक्रोस्कोप से भी बड़ा मुश्किल। परमाणु तो बहुत सूक्ष्मतम कण होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, कारण रॉन्ग है। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए राइट है पर बी रॉन्ग है, सॉरी रीजन रॉन्ग है। तो ये ए सही है और रीजन इसका रॉन्ग है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, SO2 में 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजन में सल्फर का द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले SO2 लेती हूँ। आपको पता होना चाहिए जो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 32। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 है, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 प्लस 16, क्योंकि एक का 16 होता है, 2 है यहाँ पर 16, 16 प्लस 16 यानी 32। तो यहाँ पर जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान है उतना ही सल्फर का द्रव्यमान है। देखो ऑक्सीजन 2 है तो इसका भी 32 है और सल्फर का भी 32 है, दोनों का इक्वल द्रव्यमान है, इक्वल रेशियो में चल रहे हैं, एक तरह से 1:1 के रेशियो में ये। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर हम 3 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो उसके साथ सल्फर का कितना होगा। आप ये देखो, अगर 3 ग्राम ऑक्सीजन ली तो ये 1:1 के रेशियो में, यानी सल्फर भी 3 ग्राम होगी। ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, ये 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। अगर बहुत अच्छे लेवल का, इससे ज्यादा लेवल बन ही नहीं सकता आपके लिए। तो ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन है मेरे पास जो है ये, जो आराम से आरपीएससी क्वेश्चन दे सकती है ना। तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन अपने 14 नंबर। निम्न में से 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणुओं के लिए मोलों की संख्या क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे मोल पूछा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। डन। अब मैंने आपको बताया है, 2 चीजें बताई थी कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पूछा हीलियम परमाणु के लिए, तो यहाँ आगे परमाणु लिख देते हैं हम लोग। डन। अब यहाँ इन्होंने यहाँ पे दिए हैं ये परमाणु, कितने दिए, ये इसको गौर से देखोगे इनको तो जस्ट इसका डबल है। इतना अच्छी देखो, जस्ट इसका डबल, 6 का 12 कर दिया, 0.0 का 0, 4 और 4 × 10⁻23 परमाणु, यानी जस्ट इसका डबल हुआ। अब देखो अगर 1 मोल है, 1 मोल में इतने अणु हैं, तो ये तो 2 मोल के बराबर है क्योंकि इसके डबल है परमाणु ये। तो ये किसके बराबर होंगे, ये 2 मोल के बराबर होंगे।
मैंने आपको जब परमाणु अणु टॉपिक करवाया था थ्योरी का, तो मैंने आपको बताया था कि या तो इससे आधा करके दिया जाता है, इसको डबल करके दिया जाता है। क्वेश्चन मोस्टली इसी के आसपास आता है। तो आपको बताना है कितने मोल है, ये 2 मोल है। एक क्वेश्चन में और इसमें आपको बता दूं कि अगर इसमें मुझे हमको मोल नहीं पूछा जाता, हमको पूछा जाता कि हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना है या ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आप कैसे निकालते? तो आप निकालते पहले मोल, ठीक है, 2 मोल निकाले। अब हीलियम के 1 मोल में कितने होता है इसका द्रव्यमान? हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 ग्राम। अब ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर है। मैंने आपको बोला जो इसका द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर है। यहाँ पे 2 मोल दिए हुए, तो अगर 2 मोल हीलियम पूछते तो हम इसको डबल कर देते हैं, 8 ग्राम। तो हीलियम का अगर मैं पूछती ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो कितना होता है? 8 ग्राम होता है। मोलर मास इसका कितना है? 8 ग्राम है। तो ये इंटरकनेक्ट एक दूसरे से, याद रखना। अगर मोल पूछा है तो इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा के दिया जाए तो आपको मोल नहीं देते, आपको ही देते इसका मोलर द्रव्यमान कितना है। तो आप करते क्या, इन अणुओं से पहले आप निकालते मोल, इसको देखते ही आप समझ जाते हैं 2 मोल के बराबर है ना, क्योंकि जस्ट इसका डबल है। इसका डबल है तो 2 मोल के बराबर है। अब 1 मोल में हाइड्रोजन हीलियम के 4 ग्राम होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 8 ग्राम। सिंपल चीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 415 है, लास्ट क्वेश्चन है अपना। 46 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है? अब इसने इस तरह दिया जैसे मैंने पीछे बताया था, 46 ग्राम सोडियम। तो देखो सोडियम का खुद का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा 23 ग्राम। अब यहाँ 46 दिया, तो अब जो इसका खुद का द्रव्यमान है वो 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर होगा? वो 1 मोल के बराबर है। अब इसका डबल दिया इसने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 मोल के बराबर। अब अगर ये 2 मोल के बराबर है तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? जस्ट अपने पीछे पढ़ा था, कितनी? ये वाली। 2 मोल में जस्ट डबल होती है। ये 1 मोल का है, ये है 1 मोल के परमाणु की संख्या, ये होगी 2 मोल के। ये देखो ये वाली ये हाफ है, 0.5 मोल का है ना। ये तीनों आपको दी हुई है। तो मोस्टली इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को घुमा घुमा के दिया जाता है। तो यहाँ आपको पूछा है इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें परमाणु संख्या हो गई 12.022 × 10⁻23। डन। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये बोनस क्वेश्चन है, मैं लेके आई हूँ क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में भी आया है कि नहीं। क्वेश्चन है 0.1 मोल कार्बन के परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। याद रखना 0.1 मोल कार्बन के परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो याद, एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको, 1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। यहाँ पूछा है 0.1 मोल में, तो इसको करना क्या है? सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसका प्रॉफिट सबको मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर आप जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।